नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एचपी जेओए आईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्विकली सारे टॉपिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हैं। मैंने कंप्यूटर्स की हिस्ट्री को डिस्कस किया आपके साथ। अभी मैं आज के इस वीडियो में कंप्यूटर की जनरेशन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें मैं एनसीईआरटी की बुक का डाटा डिस्कस करूंगा। आपकी एनआईओएस जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसके जो भी मटेरियल हैं आपके साथ वो भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर इग्नू का जो मटेरियल है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। फिर उसी के साथ साथ अरिहंत की एक बुक है कंप्यूटर अवेयरनेस जो है, उसके एमसीक्यूज़ की बुक है। उसमें टेबल्स बड़े अच्छे ढंग से बनाए हैं, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर आप टेबल्स भी पढ़ लें तो भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी वहाँ पर। तो वो टेबल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जनरेशन से रिलेटेड जो भी हैं। तो अभी आज हम पहले देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है। एनसीईआरटी की बुक में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बताए हैं, फिर सारी क्लासिफिकेशन बताई है। जैसे वैक्यूम ट्यूब बताया है सबसे पहले। ठीक है जी, वैक्यूम ट्यूब जो है आपको पता फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी। तो फर्स्ट जनरेशन के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे तो ये किस तरह के कंप्यूटर थे, ये एनालॉग कंप्यूटर थे। ठीक है, तो ये एक तो याद रखिए। ठीक है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इनमें जो इनपुट होती थी, इनपुट किस तरह से होती थी, पंच कार्ड के थ्रू होती थी। पंच कार्ड का मतलब क्या है, सिंपली एक कार्ड होता था। ठीक है जी, पंच कार्ड के बारे में मैंने कल भी आपको बताया, हॉलरिथ कार्ड या पंच कार्ड, आईबीएम कार्ड, इस तरह से। तो उन कार्ड्स के ऊपर एक्चुअली पंच किया जाता था, छेद किए जाते थे, तो उनको 0 और 1 की तरह पढ़ा जाता था। तो इसमें लिमिटेड कोर मेमोरी होती थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो थी सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ही यूज़ होती थी। ये बहुत ज़्यादा बल्कि थे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स आप फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में याद रखिए, और ये एनालॉग कंप्यूटर हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, डिजिटल कंप्यूटर ये नहीं माने जाते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ज़रूर यही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो चीज़ें यूज़ होने लगी। उससे पहले वाले मैकेनिकल कंप्यूटर थे, जैसे अबैकस जिसको आप हाथ से चीज़ें चलाते थे, जैसे मनकों को आप हाथ से काउंट करते थे, उस तरह से वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे आपके। और ये जो था वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहले शुरू हुए, और इसमें ये एनालॉग का है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। इसी तरह से ट्रांजिस्टर जो हैं ये भी आपके एनालॉग कंप्यूटर ही हैं। तो मतलब कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बारे में आप याद रखिएगा कि ये दोनों आपके एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, जब सेकंड जनरेशन में एक और चीज़ बड़ी बहुत बढ़िया है जो आपको याद रखने वाली है कि फॉरट्रैन पूछ लिया जाता है सबसे पहले, कि फॉरट्रैन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस, फॉरट्रैन का विकास कब हुआ। तो इसका विकास सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। इसी तरह से पास्कल का भी उसी टाइम पर विकास हुआ, कोबोल का भी और आलगोल का भी। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं। फोर्ट्रैन जो है आईबीएम ने इसका विकास किया था इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। फोर्ट्रैन मतलब कि फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है जी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज आपकी फोर्ट्रैन ही मानी जाती है। फिर कोबोल से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है जी, तो बिजनेस से रिलेटेड जो लैंग्वेज है इस तरह से पूछा गया था आपको क्वेश्चन, तो वो है कोबोल। ठीक है जी, और ये दोनों जो लैंग्वेजेस हैं इनका विकास हुआ था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के दौरान ही। ठीक है जी, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की खासियत क्या है कि इनमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो था वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी। ठीक है जी, वैक्यूम ट्यूब्स जो हमारे जिस तरह से बल्ब होते हैं उसी तरह से आपकी वैक्यूम ट्यूब्स थी, उनके अंदर एक एलिमेंट रहता था, तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। और जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स बनाने की बारी आई, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने की बारी आई, तो वैक्यूम ट्यूब फेल हो गई, इसलिए ट्रांजिस्टर्स की जो इन्वेंशन हुई। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स भी वही काम करते हैं कि करंट को आने जाने से कहाँ रोकना है, कहाँ जाने देना है। तो लेकिन अभी भी जब ट्रांजिस्टर्स भी आ गए तो उस टाइम भी हमारे कंप्यूटर क्या थे, एनालॉग कंप्यूटर ही थे। अब यहाँ पर ये देखिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी यहाँ पर यूज़ होती थी। ठीक है जी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी है एक, एक है मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी जो है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी। ठीक है जी, और मैग्नेटिक ड्रम जो है उसके ऊपर एक जैसे हेड आपका मूव करता है, रीड राइट हेड, वर्तमान की जो हार्ड डिस्क है प्लेटर पर जो मूव करता है आपका हेड, तो उसी तरह से वहाँ पर भी वो हेड मूव करता है और डाटा को रीड करता है अलग अलग ट्रैक्स में। तो मैग्नेटिक ड्रम जो है वैक्यूम ट्यूब्स में यूज़ होते हैं, और जो आपका मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, वो आपका सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर में यूज़ होती थी। तो ये आप याद रखिएगा। मैग्नेटिक टेप और डिस्क्स भी यहाँ पर जो है शुरू हो गई थी काम करना सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। इसके बाद आपका इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर आ गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं आपके।
ठीक है जी। तो ये फर्स्ट टाइम डिजिटल कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आए। ठीक है, यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस का विकास हुआ। बेसिक जो लैंग्वेज है BASIC उसका विकास यहाँ पर हुआ है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। यहाँ पर ये देखिए सेमी कंडक्टर मेमोरी यूज़ होने लगी। सेमी कंडक्टर मेमोरी आपको पता होना चाहिए, जो कि जिसमें सिलिकॉन यूज़ होता है, जैसे कि आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रोम। ठीक है जी, वो वाली मेमोरीज यहाँ पर यूज़ होने लगी। और उसी के साथ हार्ड डिस्क भी जो है वो एज अ सेकेंडरी मेमोरी यूज़ की जाने लगी थी। ठीक है, और सेमी कंडक्टर मेमोरीज जो हैं वो एज अ मेन मेमोरी यूज़ हो रही थी यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आ गए, जो वर्तमान समय के आपके कंप्यूटर हैं। ठीक है जी, वो आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पर आया माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, माइक्रो प्रोसेसर आपका फोर्थ जनरेशन में आया। तो यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क्स आ गई, ये भी डिजिटल कंप्यूटर हैं। इसके थर्ड जनरेशन के बाद सभी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क्स यूज़ होती हैं, VCD DVD ब्लू रे DVD ये सारी यूज़ होती हैं। ठीक है, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ आ गई। ठीक है, तो इसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल आ गई फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। बहुत ही ज़्यादा जो हैं इंटीग्रेटेड चिप्स एक ही जगह पर जो है वो यूज़ की जाने लगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना यहाँ पर आ गया था, और ये अभी भी डेवलप हो रही हैं चीज़ें, और कुछ चीज़ें आपकी डेवलप भी हो गई। जैसे कि आप कुछ बोलते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है, आगे से रिस्पॉन्स भी करता है। ठीक है, तो वो लगभग कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें हैं। तो आपका बिहेवियर समझ सकता है कंप्यूटर। तो वो सारी चीज़ों को हम बोल सकते हैं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है हालांकि। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि अरिहंत वाली जो बुक है उसमें कुछ चीज़ें गलत भी हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है, आप बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे अच्छे ढंग से इन्होंने बताई, जैसे फर्स्ट आपकी जनरेशन बता दी, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती हैं, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी यहाँ इन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, एनियाक, एडवैक, यूनिवैक ये कंप्यूटर्स इस जनरेशन में होते थे। सेकंड जनरेशन आपको पता है ट्रांजिस्टर्स की, मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आप याद रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, कुछ कंप्यूटर्स बताए हैं। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट वाली थी। ठीक है जी, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप्स वाली जो थर्ड जनरेशन है, मेन स्टोरेज मेमोरी इसमें थी किस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ पर इन्होंने लेकिन लैंग्वेजेस के बारे में ये गलत है, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैंने इग्नू की बुक्स में भी पढ़ लिया, NCERT की बुक में भी पढ़ लिया, और NIOS की बुक में भी पढ़ लिया कि फोर्ट्रैन और कोबोल जो लैंग्वेजेस हैं ये डेवलप हो गई थी सेकेंड जनरेशन में। और बेसिक जो है वो 1964 में शुरू हुई, और ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में माना जाता है कि बेसिक लैंग्वेज जो है वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में शुरू हुई थी। तो ये आप यहाँ से मैं यही सुजेस्ट करूँगा, यहाँ से रेफ़र ना करें इस चीज़ वाले पॉइंट को। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका, हाँ ये आप ज़रूर पढ़िए कि टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई थी। फोर्थ जनरेशन जो है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को कहा जाता है। तो शुरुआती जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, उसके जो एंड वाला पार्ट है फोर्थ जनरेशन का उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी। तो सेमी कंडक्टर मेमोरी चिप्स ये आपने देख लिया। ठीक है जी, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह चीज़ें यहाँ पर आ गई थी, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़। तो यहाँ पर आपका क्रे वन वगैरह इस तरह के कंप्यूटर्स भी आ गए थे। लास्ट वाली फिफ्थ जनरेशन है जो आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो आपकी एज है। तो अभी हम एक बार इग्नू की बुक देख लेते हैं उसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर आपका ये भी बताया है इग्नू वाली बुक में कि आपका फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी इसमें ईयर भी बताए हैं। तो ये जेन्युइन सोर्स है आपका, अगर आता है इससे अलग आता है तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाली आप 1940 से 56 तक आप याद रखिएगा। सेकंड जनरेशन है 56 से 63 वाली है, थर्ड जनरेशन 64 से 71 तक है, फोर्थ जनरेशन है वो 71 से लेकर अभी प्रेजेंट डे के जो हम अपने PC यूज़ करते हैं वो फोर्थ जनरेशन के ही हैं। और फिफ्थ जनरेशन है वो प्रेजेंट अभी चल रही है, अभी ये प्रोग्रेस कर रही है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में आपने देख लिया कि ये 56 तक चली थी, 1940 से लिखा है यहाँ पर। तो वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पर आ गई थी, तो ग्लास की फ्रेगाइल डिवाइसेस थे, ये फिलामेंट उनमें यूज़ होता था, ये आपने देख लिया। ठीक है जी, इट कुड कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो कौन सी चीज़ सिग्नल को एम्पलीफाई या कंट्रोल करती थी, वो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती थी। फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज। ठीक है जी, पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, वो था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC।
ये बिल्ट किया गया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन वी मॉचली के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। ठीक है जी। एनिएक जो देखिए 30 से 35 फुट लंबा था, वेट इसका लगभग 30 टन के करीब था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, इसमें 70,000 रजिस्टर्स थे, 10,000 कैपेसिटर थे और 1,50,000 वाट इलेक्ट्रिसिटी इसको की ज़रूरत पड़ती थी। तो सोचिए कितनी हीट जनरेट ये करता होगा। इसलिए हीट जनरेशन भी इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ एसी लगाने पड़ते थे हीट जनरेशन की समस्या से निपटने के लिए। तो ये क्या है, बार बार फेल भी हो जाती थी, ये फ्यूज़ हो जाती थी ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थी। तो काफ़ी खर्चीला काम था और स्लो भी हो जाता था काम। ठीक है। तो जब तक एनिएक का काम कंप्लीट नहीं हुआ था तो वॉन न्यूमैन ने एक और डिज़ाइन कर लिया था कंप्यूटर, वो था एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवैक का जो डिज़ाइन तैयार किया था, ये पूछ सकते हैं, वॉन न्यूमैन ने जो एक आर्किटेक्चर भी तैयार किया था कंप्यूटर का, वो आज की डेट में भी यूज़ होता है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जब मैं बात करूँगा बाद में, तो आपको हर बुक में मिल जाएगा। तो एक तरफ इनपुट आपका आता है कंप्यूटर में, दूसरी तरफ आप प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट चला जाता है। ये सिंपल सा यही आर्किटेक्चर है, इतना सा। ठीक है जी। तो एडवैक का डिज़ाइन किसने किया था? एडवैक आप फुल फॉर्म याद रखिए, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और वॉन न्यूमैन ने ये डिज़ाइन किया था जब एनिएक अभी फिनिश भी नहीं हुआ था। ठीक है। तो एडवैक में क्या था, मेमोरी टू होल्ड बोथ अ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। ठीक है। जो भी प्रोग्राम है और डाटा है उसको स्टोर कर सकता था, जिस वजह से एडवैक का ऑपरेशन था बहुत फास्ट हो काम करने लगा ये। ठीक है। ये बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें करता था। ठीक है। डाटा और इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ों को बड़ी तेज़ी से ये डील करता था। तो उसके बाद जो था एकर्ट एंड मॉचली का जो है, ये नाम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है आपको। एनिएक इन्होंने विकसित किया था। उसके बाद Eckert and Mauchly later developed what was arguably the first commercially successful computer। अब एक और चीज़ इनके नाम के साथ जुड़ी है, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है ये एक्कर्ट एंड मॉचली ने ही डेवलप किया था ये भी। तो एनिएक जो फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक माना जाता है, तो उसका विकास भी इन्होंने ही किया, एक्कर्ट एंड मॉचली ने। और यूनिवैक जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, 1952 में ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है। तो पहला कमर्शियल कंप्यूटर पूछा गया तो आपको यूनिवैक बताना है, और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया तो आपको एनिएक बताना है। और दोनों ही जो है वो किसने तैयार किए थे, एक्कर्ट एंड मॉचली ने। ठीक है जी। तो इसमें कुछ एग्जांपल बताएं, एनिएक, एडवैक, यूनिवैक। सेकंड जनरेशन जो मानी जाती है 1956 से 63 तक, तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स आने लगे। सॉलिड स्टेट कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड वगैरह, एंड मैग्नेटिक कोर स्टोरेज। ठीक है। मैग्नेटिक कोर स्टोरेज आपने पढ़ लिया, अभी मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया कि मैग्नेटिक कोर स्टोरेज यहाँ पर यूज़ होती थी। ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल और ओपन्स और क्लोजेज अ सर्किट। ठीक है जी। तो ये इसमें भी क्या है, बिजली ही चलती थी ट्रांजिस्टर में भी, और ट्रांजिस्टर काम करता था बिजली को चलाने और रोकने काम। सर्किट को कब बंद करना है, कब चलाना है, वो डिसाइड करता था ट्रांजिस्टर। जो काम आपका वैक्यूम ट्यूब्स करती थी वही आपके ट्रांजिस्टर करने लगे अब। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हीट कम जनरेट होती थी, इनका साइज़ छोटा था, सस्ते थे। तो ये एक इम्प्रूवमेंट थी, एक तरह से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट नहीं, एक तरह की रेवोल्यूशन थी, एक रेवोल्यूशन माना जाता है ट्रांजिस्टर के विकास को। तो ये इन्वेंट हुए थे बेल लैब्स में। ठीक है जी। तो सारे डिजिटल सर्किट्स में ये यूज़ होते हैं, आज भी यूज़ होते हैं। ठीक है। मेजर कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द वैक्यूम ट्यूब एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू सॉलिड मटेरियल इंस्टेड थ्रू अ वैक्यूम। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते थे, और ट्रांजिस्टर में भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉलिड मटेरियल में। ट्रांजिस्टर्स वर मेड ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ये कंट्रोल करते थे ट्रांजिस्टर सर्किट में, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। ये भी याद रखिए कि ये किस मटेरियल के बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के। दे आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो आपको बता ही दिया कि एक इम्प्रूवमेंट है, रेवोल्यूशन है एक वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में। इट इज़ इन सेकेंड जनरेशन दैट कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इनपुट आउटपुट यूनिट वर डेवलप। ठीक है। सेकंड जनरेशन में ही है जो सीपीयू का कंसेप्ट डेवलप हुआ, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरह के कंसेप्ट जो है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में डेवलप हुए। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स मूव फ्रॉम क्रिप्टो बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेज। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है।
कि पहले मशीन लैंग्वेज ही यूज़ होती थी, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में अब असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी। असेंबली लैंग्वेज में कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो आपका प्लेन इंग्लिश की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है जी। तो अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ बढ़ने लगी, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, तो असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज जो आपकी बिल्कुल आपके मशीन की लैंग्वेज है, उसके और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में जो लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज है, उसके बीच के लेवल की लैंग्वेज है। हालांकि असेंबली लैंग्वेज की दिक्कत ये है कि ये एक मशीन स्पेसिफिक होती है। एक मशीन के लिए जो असेंबली लैंग्वेज आपने बनाई वो उसी मशीन में चलेगी, दूसरी मशीन के लिए फिर आपको प्रोग्राम अलग से तैयार करना पड़ेगा। द फर्स्ट कंप्यूटर दैट स्टोर्ड देयर इंस्ट्रक्शंस इन देयर मेमोरी विच मूव्ड फ्रॉम मैग्नेटिक ड्रम टू मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। मैग्नेटिक ड्रम था, आपको पता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होते थे स्टोरेज के लिए, तो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी सेकंड जनरेशन में, ये आपने कवर कर लिया पहले भी। ड्यूरिंग सेकंड जनरेशन मैनी हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। अब मैं तभी बोल रहा हूँ कि अरिहंत में तो ये थर्ड जनरेशन में बताई हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये आपका सेकंड जनरेशन में ही बताई है कि फोर्ट्रैन 1956 में डेवलप हो गई थी, एल्गोल 1958 में और कोबोल 1959 में, ठीक है जी। तो ये सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं, सेकंड जनरेशन के दौरान इनका विकास हुआ। तो ये कुछ इन्होंने एग्जाम्पल बताए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको सारे ये याद करने की ज़रूरत है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1964, 1964 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया, 1971 तक चले और 71 से बाद जो प्रेजेंट तक का फोर्थ जनरेशन है जिसमें हम जी रहे हैं अभी भी। ट्रांजिस्टर्स वर miniaturized and placed on a silicon chip called semiconductors, ठीक है जी। अब जो ट्रांजिस्टर्स थे वो उनका साइज़ और छोटा हो गया और उनको एक सिलिकॉन चिप पर, सेमीकंडक्टर चिप पर उनको लगाया जाने लगा, ठीक है जी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई कंप्यूटर्स की। They used integrated circuits. The development of IC proved to be milestone in the field of computer and electronics. The ICs are popularly known as चिप्स, ठीक है जी। तो ये चिप्स भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहा जाता है, इनको चिप्स भी कहा जाता है। सिलिकॉन है उसको डोप किया जाता है, मिक्स किया जाता है कुछ और एलिमेंट्स के साथ, बोरॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह के साथ, ताकि उसकी जो कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ है उनको अल्टर किया जा सके अपने अपने मन चाहे अनुसार। कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ मैनी चिप्स प्लेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो आपका जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आपका लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है वो कौन सा है? मदरबोर्ड, ठीक है जी। कंप्यूटर के अंदर लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है मदरबोर्ड, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चिप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के ऊपर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर लगी रहती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चिप्स हैं, बहुत तरह अलग अलग तरह की चिप्स हैं। जैसे आपका CPU चिप है जो कि माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है जी, पूरा प्रोसेसिंग यूनिट उसके अंदर रहता है। मेमोरी चिप्स हैं, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग चिप्स हैं। अ सिंगल IC हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स। इस एक सिंगल जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक सिंगल चिप है, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर लगे रहते हैं, ठीक है जी। IC टेक्नोलॉजी वाज आल्सो नोन एज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि सिंस लार्ज नंबर ऑफ सर्किट कुड बी इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप, क्योंकि एक ही सिंगल छोटी सी चिप के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सर्किट से इंटीग्रेट किए जा सकते थे, बनाए जा सकते थे, इसलिए उनको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता था, ठीक है जी। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स को और छोटा कर दिया। हाई लेवल लैंग्वेज सच एज बेसिक, बेसिक की आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है जी। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। 1964 में ये शुरू हुई थी, तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में माना जाता है कि ये शुरू हुई थी। द डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस जनरेशन। अब याद रखिए कि मिनी कंप्यूटर जो है ये डिजिटल कंप्यूटर है आपका। डिजिटल कंप्यूटर्स की शुरुआत आपकी थर्ड जनरेशन में ही हुई, आपने देखा NCERT की बुक में ये लिखा है। तो मिनी कंप्यूटर्स जो हैं, मिनी कंप्यूटर जो है ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े माने जाते हैं, ठीक है जी। बड़े इन द सेंस कि ये आपका इनकी जो है वर्किंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह में बहुत सारे और कंप्यूटर्स को भी सर्व कर सकते हैं, एक सर्वर की तरह वहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिनी कंप्यूटर्स का विकास थर्ड जनरेशन में हो गया था, जबकि माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं उनका विकास आपका फोर्थ जनरेशन में हुआ, ठीक है। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो हैं माइक्रो प्रोसेसर, जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लगा, वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। 1971 से प्रेजेंट तक की जो जनरेशन है वो आपकी फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स की है, ठीक है। अराउंड 1971 बाय यूजिंग लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि एक ही चिप पर बहुत सारे जब आपकी इंटीग्रेशन होने लगी, बहुत सारे आपके चिप्स जो हैं
एक ही जगह पर यूज़ होने लगी, सर्किट्स यूज़ होने लगे, तो वो आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स बिल्ट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो इसी को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर कंटेन ऑल सर्किट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आपका जो सीपीयू है वही है, ठीक है जी। इसका विकास संभव हो पाया एलएसआई की वजह से ही, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है ये अलग अलग तरह की अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता है, जोड़ घटाव कर सकता है, लॉजिक ग्रेटर देन स्मॉलर देन इस तरह की चीज़ें बता सकता है, तो कंट्रोल फंक्शन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर माइक्रो प्रोसेसर में मिल जाती हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर द फोर्थ जनरेशन इंक्लूड मोर डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी देन इक्विवेलेंट साइज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही क्या है, इनकी स्पीड, कैपेसिटी, सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और इसी वजह से इनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को। दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। लेटर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट रिप्लेस्ड एलएसआई, और बाद के पीरियड में फोर्थ जनरेशन में जो है एलएसआई ने एलएसआई जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी उसकी जगह ले ली वीएलएसआई। इसीलिए जो है अभी जो पिछले पुराने आपके 10 साल पुराने कंप्यूटर हैं उनके मुकाबले में अभी वाले कंप्यूटर और ज़्यादा फास्ट हैं, हालांकि वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि इंटेल ने फर्स्ट चिप बनाई थी, कौन सी चिप थी, ये जो आपका प्रोसेसर था 4004 चिप, ठीक है जी। तो ये डेवलप हुआ था 1971 में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, 4004, ठीक है जी। तो ये आपका था ये हालांकि आपका 404 है, ये 4 बिट का ही एक बार में डाटा जो है वो आपका प्रोसेस कर सकता था, ठीक है। उसके बाद ये जो जितने भी आपके प्रोसेसर आए वो 8, उनकी जो वर्ड लेंथ थी वो 8 बिट थी, मतलब कि 8 बिट्स डाटा जो है वो एक बार में प्रोसेस करने में कैपेबल थे। टेक्नोलॉजी सच एज मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड एंड वर्चुअल स्टोरेज, इस तरह की चीज़ें जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ होने लगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाई स्पीड वेक्टर प्रोसेसर चेंज द सिनेरियो ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। वेक्टर प्रोसेसर आप याद रखिएगा, वेक्टर प्रोसेसर यहाँ पर यूज़ होने लगे। तो वेक्टर प्रोसेसर का मतलब कि पैरेलल में बहुत सारी प्रोसेसिंग करने लगे यहाँ के। तो स्केलर प्रोसेसर होते हैं और वेक्टर प्रोसेसर हैं। तो स्केलर प्रोसेसर पुरानी टेक्नोलॉजी है, वेक्टर प्रोसेसर उसके कंपैरेटिवली नई टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा फास्ट काम ये कर सकते हैं प्रोसेसर। द पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये मैंने आपको बताया, जो आपके अभी वर्तमान के कंप्यूटर हैं ये सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इट इज़ अ पीरियड व्हेन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आल्सो टुक प्लेस, ठीक है जी। कंप्यूटर नेटवर्क की एवोल्यूशन भी इसी दौरान हुई। फिर आ जाते हैं आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट, अभी भी डेवलप हो रहे हैं। देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, मैंने आपको बताया कि आपका वॉइस रिकॉग्निशन होता है, आप बोल एलिसा बोलते हैं तो आगे से आपको रिस्पांस मिलता है। आप टीवी में आप बोलते हैं कुछ तो वो प्रोग्राम चल पड़ता है इस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें अभी होने लग पड़ी हैं फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स की तरफ जो हो रही हैं इम्प्रूवमेंट। कंप्यूटर्स बिहेव लाइक ह्यूमंस एंड अलाउ द कंप्यूटर टू टेक इट्स ओन डिसीजन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर क्या है, खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं। There are several programming languages that are known as artificial intelligence languages because they are used almost exclusively for artificial intelligence applications। बहुत सारी languages हैं जो AI की languages ही मानी जाती हैं क्योंकि वो उन्हीं पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। The most common are LISP एंड प्रोलॉग, ठीक है। LISP और प्रोलॉग ये दो लैंग्वेजेस आप याद रखिएगा, ये आपकी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का जो है फंक्शन इस अभी शुरू हुआ। पैरेलल प्रोसेसिंग अटेंडेड द मेन फोकस ऑफ डेवलपर्स, ठीक है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग यानी कि एक ही पैरेलली सारी चीज़ें जो है वो की जा सकें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपने देखी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। अभी यहाँ भी इन्होंने चार्ट बनाया है, चार्ट में कुछ खास इनके चार्ट में कुछ खास चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली टेक्नोलॉजी बताई है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, आर्टिफिशियल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में, ठीक है जी। तो ये कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बाद के वीडियोस में टाइप ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इस अभी मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि आपका जो अरिहंत की ये बुक है इसमें ये देखिए यहाँ पर ये भी बताया है। LISP की बात करूँ
तो ये 1958 में डेवलप हो चुकी है लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसको लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है जी। तो ये चार्ट भी अरिहंत की बुक में ही दिया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया बुक है। मैं तो यही बोलूँगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको काफ़ी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।